तो इस समय एक तानाशाह हुकूमत है, इस बात को मैं दिल से मानता हूँ। बीजेपी तो वो पार्टी है हजारों करोड़ की रिश्वत लेके 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया। बीजेपी तो वो पार्टी है जिस पार्टी ने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा मरवा के चंदा लिया हजारों करोड़ रुपए तमाम कंपनियों। कभी फोन आता था इसको मिट्टी का तेल फेंक के जला के मार देंगे, मैं तो कभी डरा नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हमारे साथ वो खास शख्सियत हैं जो कि जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार और भी ज्यादा अपने 2.0 वर्जन में जनता के सामने नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ज्यादा मैं समय आपको नहीं लगाऊंगी उनसे इंट्रोड्यूस कराने से। संजय सिंह। संजय जी, स्वागत है आपका। और जी नमस्कार साक्षी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह से हमने आपको पास्ट में देखा है, आप बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं हमेशा। ये जो आपका 2.0 वर्जन आया है, ये आपने ये नई अचानक नई से शब्दावली का प्रयोग कर दिया। बिल्कुल 2.0 संजय सिंह 2.0 रूप में हमें दिखाई दिए हैं। लोगों को लगता है कि अक्सर लोग जेल में जाके और ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं, लो की हो जाते हैं, बोलते हैं कि लो प्रोफाइल हो जाना, ज्यादा मत बोलना, तंग मत करना, वरना फिर से रडार में आ जाओगे। आप तो एकदम ही दहाड़े हैं। तो ये 6 महीने के दौरान जो एक एक दिन बीता, मैं समझता हूँ ये उसका नतीजा है। और बहुत अच्छा हुआ अगर आप दूसरे दृष्टि से आप देखें कि इस 6 महीने में इतनी किताबें पढ़ने का मौका मिला जो शायद मैं 6 साल में भी नहीं पूरी कर पाता। नेल्सन मंडेला जी को पढ़ने का मौका मिला, भगत सिंह जी को पढ़ने का मौका मिला, गांधी जी को पढ़ने का मौका मिला, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र दड़ी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने का मौका मिला। और हर दिन आत्मबल मजबूत हुआ। ये पढ़ा कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। ये पढ़ा कि किस प्रकार की यातनाएं नेल्सन मंडेला जी को दी गई थी। तो तानाशाही के खिलाफ जब जब कभी भी आंदोलन हुआ है, लड़ाई हुई है, तो उसमें जेल, मुकदमे, लाठी, ये बहुत सामान्य बात है। इसका इस्तेमाल हमेशा हर तानाशाह करता है। तो इस समय एक तानाशाह हुकूमत है, इस बात को मैं दिल से मानता हूँ। और इनकी तानाशाही के एक एक लक्षण को मैं पहचानता हूँ। जैसे डॉक्टर कोई होता है ना स्पेशलिस्ट बीमारी का, तो मैं भाजपाई बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने आप को कह सकता हूँ। इस बीमारी के एक एक लक्षण को मैं जानता हूँ और ये हिंदुस्तान के लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं ले आप ला सकते। ये आप जेल आज जाने से इन्होंने पहले जानते रहे हैं या जेल में जाने के बाद ज्यादा जान गए हैं? पहले भी जानते रहे हैं, पहले भी ये लोग हमारे खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करते रहे हैं। मुकदमे लिखना, डराना, धमकाना, ये तो पहले भी चलता था। ऐसा क्या लेकिन है? लेकिन संजय जी, एक बात बताइए। जेल में अरविंद जाने के बाद केजरीवाल जी, जेल में जाने के बाद इस चीज को और ज्यादा शिद्दत के साथ मैंने महसूस किया कि अगर अब नहीं लड़ा गया तो शायद इस देश के लिए परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को पहले झारखंड में पकड़ के गिरफ्तार किया, फिर दिल्ली में पकड़ के गिरफ्तार किया। और अगर आप समय देंगी तो मैं 5 मिनट में आपके दर्शकों को समझा दूंगा कि ये पूरा मामला क्या है। नहीं बिल्कुल, आप अरविंद समझाइए। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी को, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। मुकदमे जो आपने बनाए, मैं आपको दिखाता हूं ना, आज मैंने तस्वीरें भी दिखाई, आपके दर्शकों को भी दिखाता हूं। ये है मंगुंटा रेड्डी, जिनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर है। इन पर ईडी ने कार्रवाई की थी शराब घोटाले में। इनके बेटे को गिरफ्तार किया था ईडी ने, राघव रेड्डी को। कहानियां बाद में आगे और पूरी डिटेल बताऊंगा, दो चीजें आप पहले देख लीजिए। और अभी भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहे हैं। ये देखिए आप, अब आप इनकी कहानी सुन लीजिए। साक्षी जी, ईडी ने 162 लोगों की गवाही ली, सीबीआई ने 294 लोगों की गवाही ली। 456 गवाहों में से, दोनों एजेंसियों के 456 गवाहों में से मात्र 4 गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल किए गए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पहले है ये शख्स मंगुंटा रेड्डी। 16 सितंबर को इनके यहां छापा पड़ता है 2022 में। इनसे पूछताछ होती है। केजरीवाल को जानते हैं, एक बार मिला हूं अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। वो कहते हैं कि अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में हम मिले थे। उसके बाद
7 बयान उनके बेटे राघव रेड्डी का लिया जाता है। 10 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बेटे को, मंगुंटा रेड्डी के बेटे को, राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक वो 7 बयान देता है और 2-3 बयान मंगुंटा रेड्डी देता है। आपको जान के हैरानी होगी और आपके दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा कि किस तरीके से ये गहरी साजिश मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई कि अपने 10 बयान में से 8 बयानों में बाप बेटे ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो कागज ही छिपा लिया ईडी ने। कहा कि ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। ईडी कुछ डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखती है, कुछ अनरिलाइड में रखती है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में जो केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत है उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रख लिया। यानी ऐसा कागज तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला भी था कोर्ट ने कि आखिर ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। अब मैं बताता हूं उसकी सच्चाई। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को। हमारे वकीलों ने कहा साहब ये ईडी के दफ्तर में कुछ कागज इन्होंने हमसे संबंधित रखे हैं जो हमें दिखाई नहीं रहे, तो हम ट्रायल किस पे करेंगे। कोर्ट ने कहा भाई इनको कागज दिखाइए। भाई जो भी साक्ष्य आप हमारे खिलाफ इकट्ठा करते हैं वो कोई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने उसको सजा के वहां रखा हुआ है। आपने हमें दोषी सिद्ध करने के लिए इकट्ठा किया है ना, और दोषी मैं कहां पे सिद्ध होऊंगा? न्यायालय में। उस न्यायालय में वो सारे कागज आप रखिए, न्यायालय उसको देखेगा। तो जो केजरीवाल जी के पक्ष में 8 गवाही है वो छिपा लिया। और ये कब देखा? हमारे वकीलों ने जब जाके देखा उनके होश उड़ गए। बोले इसमें तो पहले बयान में, दूसरे बयान में, तीसरे बयान में कोई नाम ही नहीं लिया केजरीवाल का। और जैसे ही उस व्यक्ति ने नाम लिया 16 जुलाई को, 18 जुलाई को राघव रेड्डी की जमानत हो जाती है। अब आते हैं शरद रेड्डी पे, तीसरा शख्स। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर 2022 को छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है शरद रेड्डी की। और 10 नवंबर से लेके 25 अप्रैल तक 12 गवाही वो देता है, 12 बयान वो देता है, 12 बयान। अंतिम के 2 बयान में वो केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, शुरू के 10 बयानों में वो नहीं बोलता। जिस 10 बयान में नहीं बोलता उसको छुपा लिया जाता है, जिस दो बयान में बोलता है उसको लगा लिया जाता है, और उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि शराब घोटाला तो दरअसल ईडी की जांच शुरू होने के बाद हुआ। 10 नवंबर को शरद रेड्डी गिरफ्तार हो रहा है, जिसको ईडी खुद, संजय सिंह नहीं, ईडी खुद कह रही है ये किंग पिन है, ये मुख्य घोटालेबाज है। और 15 नवंबर को वो मुख्य घोटालेबाज 5 करोड़ रुपए की नजराना पेशगी पहुंचाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से लेकर रिहा होने तक भारतीय जनता पार्टी को देता है शरद रेड्डी। मनी ट्रेल साफ साफ चिल्ला कर बोल रहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। और इतना ही नहीं, ये तो एक मामला है। बीजेपी तो वो पार्टी है हजारों करोड़ की रिश्वत लेके 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया। बीजेपी वो पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पता चला, बीजेपी तो वो पार्टी है जिस पार्टी ने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के चंदा लिया हजारों करोड़ रुपए तमाम कंपनियों से। इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके खिलाफ नहीं जाएगा। तो संजय जी, आप तो बाहर आने के बाद बीजेपी पर जिस तरह से अटैक कर ही रहे हैं, ये अफवाह कौन फैला रहा था कि संजय सिंह जो हैं, अब देखिए ईडी ने तो विरोध भी नहीं किया, अब तो ये जाने वाले हैं उस तरफ, जैसा कि पैटर्न देखा गया अभी तक। भाजपा के इसमें एक्सपर्ट हैं साक्षी जी। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, तो झूठ बोलने के एक्सपर्ट लोग हैं वो। अरे उन्होंने 3 घंटे में गणेश जी को दूध पिला दिया था पूरे दुनिया में। हमारे बगल में एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा हमारा तो दूध पिए नहीं, तो कहन तू पाप के होगा सेठ जी यही लिए ना पिए। तो फिर सेठ जी ने कहा नहीं नहीं हमारा भी पिया गणेश जी ने। तो ये तो ऐसी पार्टी है, नैतिकता पे बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं भाजपाई। जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत देते हुए खुलेआम पूरी दुनिया ने देखा,
तो इनको तो मैं बंगारू जनता पार्टी कहता हूं। तो इस जन्म आपने में तो जो अभी संभव नहीं जी, आपने जो इस स्पीच, जन्म में अच्छा तो आप कह संभव रहे नहीं हैं, है। इन अफवाहों को चाहे जितना फैला ले, तो मैं आप अपनी थोड़ा बच के पार्टी बोले ये सब बातें। आजकल हम लोग देख रहे हैं, लोग तो आप ही के साथ की अलायंस की पार्टी है कांग्रेस, वहां पे नेता रात में सोते हैं कांग्रेस में, सुबह उठते हैं भारतीय जनता पार्टी में। 14 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 14 पूर्व मुख्यमंत्री आज भाजपा में है। भाजपा कह रही थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब भाजपा खुद ही कांग्रेस युक्त भारत भाजपा हो गई है। तो इसलिए तो संजय सिंह को डर क्यों नहीं लगता? संजय सिंह भी अगर इन लोगों की कुछ किया ही तरह नहीं ना जी, जिंदगी में, कुछ नहीं, कोई गलत काम किया नहीं, तो डरेंगे क्यों? साक्षी जी क्यों अब डरेंगे? आपको अब आपको जेल जाने से भी डर नहीं लग रहा है? नहीं, किस बात से डरेंगे? मतलब डरना क्यों चाहिए? ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, डरपोक कायर थोड़ी बना के भेजा है। डरपोक कायर तो हम लोग अपने से बनते हैं। क्यों बन रहे हैं भाई? और कब तक डरते रहोगे इन लोगों से? कुछ तो एक लिमिट तय कर लो सब लोग। कितना डरोगे इनसे? ये धीरे धीरे आपके घरों में घुस जाएंगे, फिर कितना डरेंगे आप? मैं बाहर था, हर दिन कम से कम 7 से 8 फोन गालियों के आते थे। कभी फोन आता था इसको मिट्टी का तेल फेंक के जला के मार देंगे, कभी आता था इसको गोली मार देंगे। मैं तो कभी डरा नहीं, और कभी मैं कोई एक होमगार्ड लेके भी नहीं चलता। इनकी भाजपाइयों के औकात थोड़ी है मार देंगे, वो तो ईश्वर के हाथ में है, वो तय करेगा। और कोई पट्टा लिखा के थोड़ी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हर आदमी का एक वक्त तय है। जब तक जिंदा रहिए बहादुरी से रहिए, जब तक काम कीजिए बहादुरी से करिए। डरने की, आज आप बताइए इतने सालों के बाद भी एक ही फोटो चलती है हिटलर के सभा की, जिसमें सब ने उसके सामने नमन किया, एक व्यक्ति ने नमन नहीं किया। वो खड़ा तो है ना, वही तो तस्वीर चलाते हैं हम लोग। तो खड़ा होना पड़ेगा कुछ लोगों को। संजय सिंह वो एक व्यक्ति हैं आज की दौर में, नहीं, आप ये मानते मैं हैं क्या अपनी भाई? तुलना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये डर डर के काम नहीं चलेगा। जब आप और जेल इससे में थे तो बहुत, आपकी और इससे बहुत बुरी इमेज बन रही है विपक्षी पार्टियों की। मैं ये भी बता दूं, ये जो ऐसे टूट टूट के शामिल होते हैं ना, नेताओं पे भरोसा खत्म होता है। मैं आज जैसे खूब बोल रहा हूं भाजपा के खिलाफ, और कल को मैं बीजेपी में शामिल, लोग कहेंगे यार सब ऐसे ही होते। ये जो भरोसा लोगों का टूटता है ना, ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। मैं तो इसको मानता हूं। क्या हो जाएगा? थोड़े दिन जेल रह लोगे, मुकदमे हो जाएंगे, लाठियां पड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा भाई? क्या ऐसा हो जाएगा? ये देश आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को लोगों ने चूम लिया यार। वो थोड़ा लड़ो, क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने थोड़ी बताया था राजनीति करने को। जब राजनीति में हो, संजय जी, अब आप जेल नारे होकर आए लगते हैं हैं, आपके पक्ष में। अब तो आप जाकर आ चुके हैं, आप उसको महसूस कर चुके हैं, पूरा अनुभव ले चुके हैं, आप जानते हैं, और आप शायद ये बाकी बहुत सारी चीजों से लड़ने के लिए तैयार है। मनीष जी 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, सत्येंद्र ये जैन को 2 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये जितने नेता जो विपक्षी और सारी ये सब पार्टियों के हैं जो कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जिसमें से बहुत ऐसे हैं जो जेल के डर से टूटते हैं, वो जेल का डर क्या है जो वो नहीं झेल पाएंगे जिसकी वजह से वो टूटते हैं? क्या आपका अनुभव है? देखिए, ऐसा है कि 2 तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा तो लोगों में ये है कि अभी भी वही 4 खाने वाला कुर्ता और पैजामा पहन के पत्थर तोड़ने का काम जेल में होता है। नहीं साहब, ऐसी कोई जेल अभी नहीं है। अब वैसा कुछ नहीं होता है। और तब से और अब में जेलों में बहुत फर्क आ गया। जो पिक्चरों में लोग देखते हैं तो उनको वही लगता है कि भाई जालीदार कुर्ता पैजामा पहन के पत्थर ही तोड़ना पड़ता है रोज। दूसरी बात यह है कि जाहिर तौर से शुरुआत में कुछ तकलीफ होती है, तो मैंने भी झेला। 11 दिन तक एक कोठरी में रखा गया, 2 वक्त निकालते थे, और जब निकालते थे तो अनाउंसमेंट होता था वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने वार्ड में पहुंच जाएं। मुझे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते थे, फिर लाके अपने जो हमारा जो सेल था, जो कमरा था, कोठरी जिसको कह सकते, उसमें रख देते थे। 11 दिन तक निकलने नहीं दिया, किसी से बात नहीं करने दिया। फिर 11 दिन के बाद मैं जेल अधिकारियों से मिला। मैंने कहा भाई, एक सामान्य कैदी के भी अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो भी छूटते हैं, 6 बजे खुलते हैं, उसके बाद लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरे वो अधिकार भी नहीं है।
तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, मैं ऊपर से पूछता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं है मन में। मैं जेल के अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रहा होगा उनके ऊपर भी दबाव कहीं से, वो भी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो कितना लड़ेंगे, उनको भी अपना परिवार चलाना है। तो दबाव झेला हमने, मेडिकल डाइट के लिए संघर्ष किया, एक बेड के लिए संघर्ष किया, तक अंतिम तक मैं जमीन पे ही सोता रहा। ये नारा लोग लगाते हैं उसमें तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जेल चले जाए पार्टी के लिए तो उसमें हम इतने डर जाएं कि एकदम जाके हम समर्पित भाव से घुटना टेक दें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ लड़ना चाहिए, और जो उसके लिए मैंने तो कोर्ट के सामने कहा था, बाहर ही बोल दिया था कि मैं प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, मैं विपक्ष के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ी बहादुरी लाइए, बहुत विश्वास टूट रहा है लोगों का। कायरों की भूमिका में अपने आप को, कायरों की भूमिका में अपने आप को मत रखिए, लोग माफ नहीं करेंगे। आपके बच्चों को लोगों के बीच में आंख मिलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं 6 महीने जेल का में जिक्र था, किया, आप 6 महीने जेल में था, 6 महीने में 1 सेकंड भी अपने परिवार के आंख में आंसू नहीं आने दिया। आपकी बिटिया ने बहुत बढ़िया एक बढ़िया कविता और आपके लिए डेडिकेटेड उन्होंने एकदम सीना तान के और एकदम बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के लोगों के वो बोली थी, और वो काफी वायरल भी हुई थी। तो वो जब आपने सुना, उनकी तो आंख में आंसू नहीं आया, पर आपकी आया तब उनकी वो अपने परिवार के बारे में सोच के? नहीं, मैं तो वो देख भी नहीं सकता था, तो मैं निकल के आने के बाद मुझे पता चला, या फिर उसके बाद जब फोन पे बात हुई तो लोगों ने बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात होती थी 15 मिनट परिवार के साथ, वो रिकॉर्ड होती थी, और मैं जानता था कि ये रिकॉर्डिंग सारे लोग देखेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो साक्षी जी, मैं तैयार होके आता था जब भी बात करनी होती थी, बहुत सावधानी के साथ, और मैं अपने परिवार को जेल में रहते हुए हंसाता था। वो सारी रिकॉर्डिंग कभी निकलेगी तो आप लोग देखिएगा। जेल में जाके आप क्या बड़ी चीज सबसे ज्यादा सीख कर आए जो 6 महीने पहले वाले संजय सिंह को नहीं पता थी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह हुई, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कि मुझे इतने महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को पढ़ने का मौका मिला, और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चीज हुई, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। दिन में सोने का मौका मिला, फोन दूर रहा 6 महीने मुझसे। दिन में सोना मतलब ये कल्पना की बात होती, मतलब मेरे लिए, कि मैं कभी दिन में, पिछले 30 साल में बहुत कम ऐसे मौके आए हुए होंगे सार्वजनिक जीवन में। तो एक तरीके से उसका सदुपयोग किया मैंने। वहां पे कबूतर होते थे, उनको दाना खिलाने शाम को चला जाता था, एक म्यूजिक का रूम होता था, वहां जाके थोड़ा गीत भी गाता था। तो मैंने पूरा उस जेल के समय का, जब जेल में रहना है तो मैंने ये मन बना लिया कि भाई इसका सदुपयोग करना है, इसमें ये मैसेज विरोधियों को नहीं जाना चाहिए कि देखो इसको हमने ठीक कर दिया। तो जब आप गीत गाते थे तो श्रोता भी आते होंगे वहां पे आपको सुनने? श्रोता वहां कहाँ रहते हैं, मतलब वो एक हमारे साथ दो पुलिस 24 घंटे रहती थी। पर आप कुछ तो इनमेट्स वगैरह के साथ कभी आपके कुछ तो वार्तालाप हुए होंगे? कुछ वहां पे कुछ इनमेट्स होते थे जो बैठते थे साथ में, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अलाउड नहीं होते थे, कुछ इनमेट्स होते थे साथ में जी। तो आप जो है, हाँ, मैं इनसे लड़ने के जज्बे और आत्मबल को और मजबूत किया मैंने 6 महीने में। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो आपने उपलब्धि पूछी। उस मतलब कहीं हो सकता है कि 1-2% की जो कमी भी रही होगी ना, वो 4 गुना और मजबूत हुई। तो जो कोई नेता आपसे सीख लेकर दल ना बदले और इसी तरह के अगर उसके ऊपर भी टारगेट किया जाए, जैसा आपने वो बड़ा नेता लगातार आरोप लगा के वो बड़ा नेता बनेगा। मैं बड़ा नेता बनूंगा कि नहीं बनूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, और कल जिस तरह से लोगों का प्रेम मिला, मैं तो यही कह रहा हूं कि इससे डरो मत, इससे तुम बड़े नेता बनोगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुमको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। झुकने वाले लोगों को कायर मानते हैं लोग, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। हमारे एक भाई आज या कल वो बीजेपी में शामिल हुए, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। मतलब मैं उस आदमी को, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अकेले में रह के उसको सुनता था
कि यार कितना समझ अच्छा गया आप बोल किसकी रहा है। बात कर रहे हैं। जी। और बड़ा मुझे तो तकलीफ हुई कि ऐसे व्यक्ति भी, मतलब ये लोग भी बीजेपी में जा सकते हैं यार, जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। अच्छा नहीं लगा मुझे दिल से। जैसे तो कुछ आपने लोग अपनी होते हैं स्पीच। जी। जिनके बोलने की शैली को, जिनके भाषण की शैली को आप पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, और जब वो लोग पलटते हैं तो लोगों के विश्वास को झटका लगता है। ये काम नहीं करना चाहिए। आपने अपनी स्पीच जब दी जेल से निकलने के बाद, तो आपने जो बात कही उससे उससे क्या हम ये समझे कि आम आदमी पार्टी अब मुकदमे के बदले मुकदमा करके नरेंद्र मोदी को घेरना चाहती है? या वो नहीं, लिटरल सेंस में आपने कहा कि ऐसा किया जा सकता नहीं, है या फिर करेंगे विपक्षी? मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया, और मैं भाजपा वालों से मैंने कहा कि भाई इसका जवाब आप लोग दीजिए। क्या कानून में प्रधानमंत्री को छूट है? नहीं है। तो अगर जो परंपरा आपने शुरू कर दी है, राज्य सरकारें 4-4, 5-5 मुकदमा लिख के 20-20 दरोगा यहाँ पे भेजने लगेंगी, और लोग प्रधानमंत्री से कहेंगे चलिए आप पे मुकदमा हुआ है, पूछताछ करनी है, चलिए हम आपसे पूछ, तो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो ऐसे काम मत करो भाई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये गलत परंपरा है। संजय जी, क्या आपको मैंने लगता है कि आखिर नरेंद्र मोदी की आंख में आम आदमी पार्टी क्यों खटक रही है? अरविंद केजरीवाल क्यों खटक रहे हैं? वो मुख्यमंत्री हैं यूटी के, जहां पर 7 की 7 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अभी भी आप लोगों की जो सीट शेयरिंग हुई हो उसमें से 3 ही आप लोगों को मिलने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया जो सबसे ज्यादा उनकी आंख में खटक रहा है? अब मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ अरविंद पे हिंट केजरीवाल देकर ने पूछना चाहती हूँ कि क्या चौथी पास राजा वाला स्टेटमेंट काम हाँ, किया है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वो किया जो बीजेपी की, जो जाति धर्म की राजनीति की जो इनकी दुकान है उसको बंद करता है, उस पे ताला लगाने का काम कर दिया है। और उनकी राजनीति जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, जो ये राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, उसको ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार ये तो राज्य दर राज्य बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में प्रचंड बहुमत, दिल्ली में प्रचंड बहुमत, गुजरात में घुस गए, गोवा में घुस गए, कल को तो ये पूरे देश में स्थापित हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा आंखों की किरकिरी बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल इसलिए खटकते हैं। और दूसरा क्या खटकते हैं, एक तानाशाह की सबसे बड़ी आदत क्या होती है, उसके दिल की चाहत क्या होती है? उसकी चाहत ये होती है कि जो भी विपक्ष में हमारे बोले उसको मैं अपने आगे झुका दूं, वो नतमस्तक हो जाए हमारे सामने। और ये काम आम आदमी पार्टी कर नहीं रही है। मनीष सिसोदिया झेल रहे हैं, जेल में हैं, 1.25 साल होने वाला है, लेकिन डटे हैं। संजय जी, मैं अरविंद जानती हूँ आप केजरीवाल कहेंगे डटे कि हैं। ये अधिकार है और कहीं पे भी कानून में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये बात मैं जानती हूँ, आप ये बात कहेंगे। और ये भी आपसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि फिर हेमंत सोरेन ने भी तो नैतिकता के आधार पे जो भी उन्होंने एक मुख्यमंत्री वहां पे चुनने दिया और फिर खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपकी सारी दलीलें और सारी बातें मैं अभी तक सुन चुकी, जो भी आप इस बारे में कह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इससे पहले मनीष सिसोदिया का भी तो रेजिग्नेशन करवाया, सत्येंद्र जैन का भी करवाया। अरविंद केजरीवाल क्यों अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? अगर ये मैसेज आपकी जनता में जाए। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से जो इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की परंपरा शुरू की है साक्षी जी, इसका अंत यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं मैं, इसको लिख के रख लीजिएगा। ये यहाँ रुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की भी है, और सिद्धारमैया की भी है, और स्टालिन की भी है, और विजयन जी की भी है, और ममता बनर्जी जी की भी है, और जगन रेड्डी से लेके जितनी विपक्ष की सरकारें हैं वो सबकी लड़ाई है, भगवंत मान जी की भी है। तो आपको लगता है क्योंकि कि ये आप एक परंपरा एग्जाम्पल पूरे सेट करना देश के चाहते हैं पूरे कि अगर देश हम के हट गए विपक्ष तो को ऐसे ही बाकियों के साथ करेंगे? पूरे देश के विपक्ष को अगर बचाना है, उनकी राज्य सरकारों को बचाना अगर है, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये बीजेपी की गहरी साजिश और रणनीति का हिस्सा है कि 2 सरकार गिराओ, कल को पूरे देश की सरकार गिराओ। इसको यहीं पर रोकना होगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अगर यहीं पे नहीं रोका तो सारी विपक्ष की राज्य सरकारें गिर जाएंगी, याद रखिएगा मेरे। और जहां जहां राज्य सरकारें गिरेंगी, पार्टी खत्म, विधायक, सांसद, मंत्री सब टूट टूट के इधर उधर हो जाएंगे। देखा नहीं आपने महाराष्ट्र का हाल?
तोड़ दिया शिवसेना जैसी पार्टी को। अरुणाचल में क्या किया था इन्होंने, उत्तराखंड में क्या किया था, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में क्या किया था इन्होंने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये यहां रुकने वाले नहीं है। ये बहुत खतरनाक परंपरा है और इसका अंत बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इसको यहीं पे रोकना होगा और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह से आप बिल्कुल ताबड़तोड़ इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है 6 महीने की कसर आपने शायद पिछले 2 दिन में पूरी कर दी है और आप शायद दूर भी नहीं 2 दिन से में बोल पहले दिन जब आया तो सुबह 6 बजे तक काम करता रहा और दूसरे दिन यानी कि आज सुबह 6:30 बजे सोया हूँ, पूरी रात आज भी जगा। तो और उसके बाद 10 बजे से फिर पार्टी के काम में और ये मीडिया के उसमें लग गया। तो चलिए कोई बात नहीं, 6 महीने आराम भी तो मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दिन में भी सोए वहाँ और किताबें पढ़ी और जो हमारे अधिकार थे उसके लिए लड़ाई भी लड़ी, जेल के अंदर भी। तो अब मुझे लग रहा है एसी में सोना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए, आदत वहां की पड़ गई है। फोन भी नहीं थे जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि, और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ विपक्ष के साथियों से, मजबूती दिखाइए, ऐसे झुकिए मत इन लोगों के आगे। जी शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार संजय सिंह अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। कई सारे सवाल आपने सुने होंगे उनके, तो मेरी कोशिश थी उनके साथ इस तरह का वार्तालाप की जाए, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाएं जो शायद आपने बाकी जगह उनकी तरफ से नहीं सुने होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सत्यमेव जयते।